विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 189 पदों के लिए बताया जा रहा है कि 1/3 क्वेश्चन जो होंगे 150 में से वो उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। तो अब जो अंतिम समय जो आ रहा है धीरे धीरे 9 दिन शेष है, उसमें उत्तराखंड पर खास जोर दीजिएगा। इस पर मैंने कहा इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के इतिहास में ज्यादा जोर दो, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर उत्तराखंड से आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में अपने आप ये समझ लीजिए कि जो अन्य सब्जेक्ट से उनका रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ गया? तो उत्तराखंड में हम लोगों ने आज जो पढ़ना है वो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ना है। ठीक, उससे पहले बहु अराजकता का युग आया। बहु अराजकता के युग में क्या हुआ? अराजकता मतलब जब किसी का क्या नहीं होता है, मतलब कानून व्यवस्था, किसी शासक का कोई क्या नहीं होता, डर नहीं होता है। बहु अराजकता यानी किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई शासन नहीं, बड़े शासक का। ठीक है, इस युग में क्या हुआ? हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए थे और सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? तो यहाँ मैंने कहा आपको गढ़वाल बोलते हैं, 52 गढ़ों का देश बोलते हैं, यानी कोई ऐसे लाल किले जैसे गढ़ नहीं थे, छोटे छोटे गढ़ थे, वहां पे राजा थे। ठीक है, गढ़ों का निर्माण कराया। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्य जो थे वो सबसे मुख्य थे, जिनमें सबसे बड़ा जो राज्य था वो ब्रह्मपुर का था। कौन सा था? 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में जो हुए वो हुए एक तो विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश तथा उनके प्रशासन के प्रमुख स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? अल्मोड़ा, तालेश्वर, ताम्रपत्र। अल्मोड़ा ताम्रपत्र बोलते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तांबे का पत्र होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से पता चला, अल्मोड़ा से। तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृति भाषा, तालेश्वर ताम्रपत्र जो है वो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है पहले कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। इसमें लिखा हुआ है कि पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन थे। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्मन था। इस लेख में द्युतिवर्मन द्वारा उत्कीर्ण, इस लेख को किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? द्युतिवर्मन के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। पौरव काल में भूमि का विभाजन 2 भागों में यथा केदार और सारी में किया गया था एवं भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी भागिक कहलाता था। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी डैश करके भागिक। पौरव काल में भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर भागिक कहलाता था। ठीक है, जागेश्वर का प्राचीन नाम योगीश्वर था। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोयला था। गोपेश्वर आपका चमोली में पड़ता है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और रुद्रनाथ का शीतकालीन निवास है। 5 केदारों में से एक रुद्रनाथ जो है उनका शीतकालीन निवास कहाँ है? गोपेश्वर। सबसे बड़ा विमान भी जो है वो किसका है? गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर का है पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, पुनाड़ जो है वो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। सुदर्शन क्षेत्र जो है वो देवप्रयाग का प्राचीन नाम है। ऐसे ये आपने एक लिस्ट याद कर ली होगी वैसे। ठीक है, इसी समय जब विघटन काल चल रहा था तो उत्तराखंड पर कई बाह्य आक्रमण भी हुए। चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण करके दक्षिणी उत्तराखंड पर और तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली जो थी वो तोमरों की थी। अनंगपाल तोमर ने बसाई थी दिल्ली। किसने बसाई थी? पुराना नाम दिल्ली का था, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी, लेकिन दिल्ली की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अनंगपाल तोमर। उन तोमरों पर किसने अधिकार किया था? बाद में चौहानों ने। किसने? आपको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान सुना होगा आपने नाम, पृथ्वीराज थर्ड, जिसका नाम राय पिथौरा भी है। उसका जो किला है राय पिथौरा का किला, वो दिल्ली के समीप, कुतुब मीनार के समीप था कहीं। समझ में आ गया? अब पढ़ रहे हैं हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई उसकी समाप्ति कब हुई? 700 एडी में हुई। कब हुई? अभी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी भी नहीं आए, शंकराचार्य जी आते हैं 820 एडी में। कब आते हैं? तो 700 एडी में अराजकता की स्थिति समाप्त हो गई, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। किसकी? कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ में रही, ज्योतिर्मठ जोशीमठ, जो कि अब भूदशाओं के कारण क्या है, धस रहा है, क्रैक पड़ चुके हैं। ठीक है, जोशीमठ के निकट जो मेन जगह थी वो कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर राजधानी रही 300 सालों तक। कितने सालों तक? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी 300 वर्षों तक कहां पर रही? जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। बाद में इनकी राजधानी कहां ले जाई गई? अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। इसी कारण ये कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने गए। किस नाम से? कत्यूर घाटी में ये लोग क्या कहलाए? कत्यूरी कहलाए। बागेश्वर बैजनाथ, बैजनाथ बागेश्वर। 700 एडी से 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास कहां कहां से प्राप्त होता है ये याद करना है आपने। एक बागेश्वर, दूसरा कंडारा, तीसरा पांडुकेश्वर, चौथा बैजनाथ। बैजनाथ पड़ गया आपका बागेश्वर में, ऐसे ही कंडारा, पांडुकेश्वर और बागेश्वर। लिपि कौन सी मिली है? कुटिला लिपि। कौन सी लिपि? कुटिला लिपि में ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। इसलिए उत्तराखंड पर शासन करने वाला क्या? उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? आंसर कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश। क्लियर हो गया? एटकिंसन इनका गजट है। एटकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, कैलाश, पश्चिम में सतलुज, पूर्व में गंडकी नदी और दक्षिण में कटेहर यानी रोहिलखंड तक विस्तृत थी। कौन लिखते हैं? एटकिंसन लिखते हैं। उत्तर की सीमा कहां? तिब्बत में कैलाश पर्वत, पश्चिम में कहां पर? सतलज नदी। पश्चिम में कहां? यानी सतलज हो गई हिमाचल में एक तरह से। कहां? शिवकिला दर्रे से एंटर करती है सतलज, हिमाचल में जाती है। पूरब में कहां? गंडक, गंडकी, गंडक नदी आपकी कहां होगी? बिहार में हो गई। ठीक है, और दक्षिण में कहां? कटेहर, रोहिलखंड। रोहिलखंड मतलब बरेली वाला जो रीजन है वो रोहिलखंड कहलाता है आपका। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार या प्रथम वंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। कौन से लेख के अनुसार? बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश का, किस राजवंश का? कत्यूरी राजवंश का प्रथम परिवार या प्रथम वंश कौन था? प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की इसने। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया। कौन सा ग्राम? मतलब मैं बता रहा हूं कि 820 एडी के आसपास है। कोई कई सालों तक नहीं रहे शंकराचार्य जी यहाँ पर। 820 एडी में मृत्यु हुई, केदारनाथ में उनकी समाधि थी, केदारनाथ मंदिर के पीछे। मैं बोल रहा हूँ लगभग वो काल है उनका 820 एडी का। ऐसा नहीं हुआ कि वो 50 सालों तक रहे यहाँ पर। बहुत छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी आदिगुरु शंकराचार्य की, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि 50 वर्षों तक रहे, मुश्किल से एक दो वर्षों तक रहे होंगे ज्यादा यहाँ पर अगर रहे होंगे। हाँ जी, सन्यासी थे ना। असली सन्यासी वही होता जो चलता रहता है, पूरे भारत का भ्रमण करना, शास्त्रार्थ करना और छोटी आयु में पारगमन कर जाना। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन का मैंने बता दिया, साथ में मैंने बता दिया बसंत देव, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपड़ देव के नाम का उल्लेख मिलता है। इसका कश्मीर का जो इतिहासकार है कल्हण, उसने राजतरंगिणी लिखी, राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स।
उसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, उसमें उल्लेख कर रखा उसने कि कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने गढ़वाल क्षेत्र को जीता। ये ललितादित्य मुक्तापीड़ वही है जिसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर बनाया सूर्य का। सूर्य का मार्तंड मंदिर बनाने वाला कौन है? ललितादित्य मुक्तापीड़। इसने आक्रमण किया उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर। इसी समय खरपड़देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा करके नए वंश की स्थापना की। किसने? खरपड़देव ने। इसने भाई। तो एक राजा पढ़ लिया हमने बसंत देव, एक राजा पढ़ रहे हम खरपड़देव। खरपड़देव के साथ आपको ललितादित्य मुक्तापीड़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना। उसकी पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी था। पत्नी का नाम क्या? खरपड़देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। बागेश्वर का नाम व्याघ्रेश्वर ही है। व्याघ्रेश्वर मतलब बाघों के ईश्वर, और बाघों के ईश्वर कौन है? शिव है, ठीक है। नालंदा अभिलेख में बताया गया है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल, ये वही हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहां पर? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अंत्यचक। वज्रयानियों को संरक्षण दिया किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने, ठीक है। और इसको किसने ध्वस्त किया? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने किया। बार बार याद करो उसको, बार बार इसलिए बता रहा हूं मैं। तो नालंदा अभिलेख में पता चलता है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपड़देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश की? निम्बर वंश की। तो आपने क्रम याद रखना है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं ऐसे ही बनाता कि कत्यूरी वंश में सही क्रम क्या है राजाओं का। तो पहला मैं बसंत देव देता, दूसरा मैं खरपड़देव देता, तीसरा मैं निम्बर देता। वंशों का क्रम अगर मैं पूछता इस प्रकार से पूछता। तो निम्बर वंश तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं आप। निम्बर शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर के विमानों का निर्माण कराया। जागेश्वर मंदिर समूह, कितने मंदिर हैं जागेश्वर में? 124 मंदिर हैं। मंदिरों के ऊपर जो शिखर होता है उसको विमान बोलते हैं। ऐसा ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? विमान। तो जागेश्वर के विमानों का निर्माण किसने करवाया? आंसर, अरे शैव मतावलंबी किसने? निम्बर देव ने। किसने? निम्बर के बाद उसका पुत्र ईस्टगण शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का यह ऐसा पहला शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। किसने? ईस्टगण पहला राजा था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह भी अपने पिता की भांति शैव था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महिषमर्दनी, लकुलीश और नटराज के मंदिरों का निर्माण कराया। लकुलीश मैंने बता दिया था। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? नकुलीश या लकुलीश, भगवान बोला जाता है इन्हें भी, शिव का अवतार माना जाता है। नटराज भी जो है वो शिव का ही नाम है। ईस्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में से क्या बोला है? काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार के समान बताया है। तो बताया जाता है एक बार पृथ्वी काली कलंक पंख कीचड़ में धस रही थी, तब क्या हुआ? सुकर अवतार हुआ या वाराह अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ? और उसने अपने दांतों में, जो भगवान विष्णु का अवतार है, दांतों में क्या किया? पृथ्वी को 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है आज भी। अब ये मेथोडोलॉजी है, इसमें ज्योग्राफी नहीं है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये क्योंकि मेथोडोलॉजी है, तो जब मेथोडोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ तो मैं वही बताऊंगा जो बताया गया। ठीक है, भरोसा करना ना करना वो आपका काम है। ठीक है जी। काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वाराह अवतार के समान बताया गया है। किसको? ललित सूरदेव को। किसको? कहां पर? ललित सूरदेव को कहां पर? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। ललित सूर के बाद भूदेव राजा बना। उसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग दिया। बैजनाथ के मंदिर में सहयोग करने वाला कौन? कत्यूरी राजा कौन था? आंसर, भूदेव।
और किस उसमें आ रहा है? निम्बर वंश में आ रहा है। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र पत्रों के अनुसार सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। इच्छर देव ने भुवन विख्यात दुर्म दाराती सीमानविनी वैद्य दीक्षादान दक्षैक गुरु यानी विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की शिक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था। इतना लंबा नहीं पूछेगा वो, खाली इतना पूछेगा वैधत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु किसकी उपाधि थी? आंसर इच्छर देव की उपाधि। ठीक है, विद्वान शासक था इसीलिए इतनी लंबी उपाधि भी ले रहा है। भुवन विख्यात दुर्मदराती सीमानविनी वैदत्य दीक्षादान दक्षैक गुरु। या उत्तराखंड में जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो दक्षैक गुरु देखा है। खाली क्या देखा है? दक्षैक गुरु किसकी उपाधि थी? आंसर इच्छर देव की। इच्छर देव के बाद इस वंश में क्रमशः देशत देव, पद्मदेव, सुभिक्ष, राजदेव ये शासक हुए। आगे चलकर कत्यूर घाटी में आसंती देव के द्वारा आसंती देव वंश की स्थापना की गई। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। एक कमजोर और भोगी शासक था। जागरों में इसको वीरमदेव कहा गया। जागर लगाते हैं ना देवता के, जब जागर लगते हैं तो ब्रह्मदेव को किस नाम से बोला गया है? वीरमदेव। तो इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी हैं, वो बताते हैं कि कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहां के थे? अयोध्या के थे। साकेत, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत। सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के? सरयू नदी के तट पर है। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन थे? आंसर राजा शालिवाहन थे। कौन थे? इन राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? कार्तिकेय थे, कुमार कार्तिकेय। मुरुगन स्वामी दक्षिण भारत में बोलते हैं। सुब्रमण्यम। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है उत्तराखंड में, तो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। क्या है स्टेशन का नाम? कहाँ उतरोगे आप? पैदल कहां से चलोगे? हाँ जी, नाम बताओ जगह का। ठीक है, रुद्रप्रयाग में इतना काफी नहीं है। जैसे आप क्या है तुंगनाथ के लिए चोपता जाते हो, वैसे ये कार्तिक स्वामी के लिए कहां पे उतरोगे? स्टेशन का नाम क्या है? वहां से पैदल जाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, पर्यटन को बनाएंगे कि अपने राज्य का हम क्या, और वहीं के हाँ कनक चौरी। हाँ, और कनक चौरी के बगल में रहने वालों को नहीं पता कनक चौरी है। और ये पर्यटन राज्य घोषित कर दिया गया इस राज्य को। यहाँ के मतलब जो जनता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार मैंने बता दिया कार्तिकेयपुर राजा मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे, ये बता दिया। कार्तिकेय इष्ट देवता थे इनके। कुमाऊं की जनता कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई। इसका मतलब इन्होंने इतने अच्छे कार्य कराए। कुमाऊं में यह बोला जाता है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है, पूर्वांचल केसरी बोलते हैं बद्रीदत्त पांडे को। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। लक्ष्मीदत्त जोशी जी तो कह रहे हैं कि कहां से आए? अयोध्या से आए। बद्रीदत्त पांडे जी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी थे। ये शासक गिरिराज चूड़ामणि की उच्च उपाधि से विभूषित होते थे और इनके राजकुमारों की उपाधि क्या थी? रजवाड़ थी। क्या थी? जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं ना आपके जो पेपर में आने, इन्हीं के बीच में से कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछना है। उसे क्या करना है? एक दो बार ढंग से रीडिंग कीजिए, अपने आप क्वेश्चन बनाना सीखिए कि गिरिराज चक्र चूड़ामणि जैसी उच्च उपाधि से धारण करने वाले शासक कौन थे? आपने बोलना है कार्तिकेयपुर राजवंश। कौन से इतिहासकार बताते हैं कि कार्तिकेयपुर जो राजा थे वो सूर्यवंशी थे? आंसर बद्रीदत्त पांडे, पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे।
कार्तिकेयपुर राजवंश के राजकुमार कौन सी उपाधि धारण करते थे? आंसर रजवार। कौन सी? रजवार उपाधि धारण करते थे। इन शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। लोक भाषा क्या थी? पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था। इन राजाओं ने लोकोपयोगी बहुत से कार्य किए। उनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था। पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी इनके राज्यकाल में। ठीक है, पुलों और कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रशासन 3 भागों में विभक्त था। प्रशासन की शीर्ष सत्ता नरेश में समाहित होती थी, राजा में, जबकि अनेक प्रांतों में विभक्त राज्य का प्रधान कौन होता था? ऊपरी या राज्यपाल कहलाता था। प्रांतों, विषयों, जिलों, प्रांत क्या थे? विषयों या जिलों में विभाजित थे। विषयों का प्रमुख कौन होता था? विषयपति होता था। कत्यूर राज्य 5 जिलों या 5 विषयों में विभाजित था। अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कत्यूर राज्य कितने विषयों में विभाजित था? आंसर आदों की समझ में तो यही नहीं आएगा कि विषय होते क्या है, तो विषय जिलों के लिए बोल रहा हूं। इसके लिए कत्यूर राज्य कितने जिलों में विभाजित था? 5 जिलों में विभाजित था या 5 विषयों में विभाजित था। ये विषय कौन कौन थे? जिले कौन कौन से थे? एक ऐशाल था, जो कि भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र। ऐशाल, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। भागीरथी यमुना के मध्य का क्षेत्र जो था कार्तिकेयपुर राजवंश में, यह जिला जो था उसका नाम क्या था? ऐशाल। दूसरा हो गया टंकणपुर विषय, अलकनंदा भागीरथी के मध्य का मैदान। अगला हो गया अंतराग विषय, जो कि अलकनंदा क्षेत्र था। अगला होगा मायापुर हाट विषय, हरिद्वार के निकट का क्षेत्र। और अगला हो गया कार्तिकेयपुर विषय, यानी कत्यूर क्षेत्र में गोमती घाटी क्षेत्र, गोमती नदी घाटी वाला क्षेत्र। तो कौन कौन से विषय हो गए? 5 विषय, ऐशाल, टंकणपुर, अंतराग, मायापुर और कार्तिकेय। पदाधिकारी और अर्थव्यवस्था कैसी थी कत्यूरी शासनकाल में? तो कत्यूरी शासनकाल में राजा या नरेश राज्य का प्रमुख होता था। राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था। जो अन्य अधिकारी थे उनके नाम बता रहा हूं मैं, जैसे हो गया हस्त, त्यास, वोस्ट, बलाधिकृत, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी। तोड़ तोड़ के याद करना, एक साथ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, हस्त, त्यास, वोस्ट, त्यासवोष्ट्र, बलाधिकृत, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी। अगला हो गया प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार। धट्टपाल, गिरिद्वारों का रक्षक। वर्मपाल, सीमाओं के पार जाने वाले लोगों पर नजर रखने वाला। ठीक है, नरपति, नदी घाटी पर आवागमन की सुविधा की देखरेख करने वाला पदाधिकारी। गौलमिक, पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी। अश्व बलाधिकृत, अश्वरोही सेना का प्रमुख सर्वोच्च नायक। हस्ती बलाधिकृत, गज सेना का प्रमुख नायक। उष्ट्र बलाधिकृत, ऊंट सेना का प्रमुख। अब ध्यान देना, अश्व बलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत और उष्ट्र बलाधिकृत से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। कारण यह साफ साफ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ठीक है, पता कहां से चल रहा है, मतलब कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बोलेगा गिरिद्वारों का रक्षक कौन होता था कत्यूरी शासनकाल में? आपने बोला धट्टपाल। क्या होता था? धट्टपाल। फिर बोलेगा सीमाओं के पार जाने वाले लोगों पर नजर रखने वाला अधिकारी कौन होता था? प्रमुख अधिकारी। तब आपने बोलना वर्मपाल। क्या बोलना है? फिर नदी घाट पर आवागमन की सुविधा की देखरेख करने वाला पदाधिकारी कौन होता था? नरपति। कौन होता था? पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? गौलमिक। अब ये 4 से बनने की संभावना है या पहले वाले से बनने की संभावना है? दांडिक, दंडधारी, जबकि खड्डिक, खड्गधारी सिपाही थे। और दोषापराधिक अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोषापराधिक अपराधियों को, या अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दोषापराधिक। जागेश्वर और गोपेश्वर शिलालेखों में कत्यूरी नरेशों द्वारा प्रजा की संपत्ति, जीवन एवं उनके सम्मान की सुरक्षा को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानते थे। जागेश्वर और गोपेश्वर के शिलालेखों में कत्यूरी राजाओं का जो लेख मिलता है, उससे यह पता चलता है कि उनका मानना था कि प्रजा की संपत्ति, जीवन और उनके सम्मान की सुरक्षा ही उनका सर्वोपरि क्या था? कर्तव्य था। कार्तिकेयपुर राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि, खनिज,
संपदा और वन थे। राज्य में भोगपति और शौल्किक नामक पदाधिकारी क्रमशः भोग एवं शुल्क आदि करों को वसूलते थे। भूमि की माप का आधार बोए गए बीज की मात्रा होती थी। एक नाली भूमि 9 पाथा के बराबर होती थी, जिसमें 2 सेर बीज का उपयोग होता था। मैंने वैसे भी कहा आपको कि भूमि की माप मुट्ठी, नाली, ये जो पड़ता है, किसान जब एक मुट्ठी में दाना लेकर फेंकता है तो जहां तक वो गिरेगा दाना, वो 1 मुट्ठी भूमि होती है। क्या होती है? 1 मुट्ठी। फिर बोलेंगे हम एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है, तो ये बता रहा है कि एक नाली भूमि 9 पाथा के बराबर होती थी। पाथा जो है वो अनाज नापने का क्या होता है? पात्र होता है, एक पाथा। ठीक है। 2 सेर बीज का उपयोग होता था कि इसमें। क्षेत्रपाल नामक पदाधिकारी राज्य में कृषि की उन्नति हेतु जिम्मेदार होता था। तो राज्य में कृषि की उन्नति हेतु जिम्मेदार अधिकारी कौन था? आंसर क्षेत्रपाल। कौन? देवता भी होते हैं उत्तराखंड में, क्षेत्रपाल देवता। चलो, प्रभावतार कार्यभूमि की पैमाइश का अधिकारी होता था। कार्यभूमि की पैमाइश का अधिकारी, पैमाइश मतलब नाप जोक करना, पैमाइश मतलब नाप जोक करने वाला जो होता था, प्रभावतार होता था। उपचारिक, पट्टकोषचारिक, भू अभिलेखों हेतु उत्तरदायी होता था। जबकि खंडपति, खंड रक्षा स्थानाधिपति का कार्य खनिज तथा वन संबंधी उद्योगों की रक्षा करना था। वन संबंधी उद्योगों की रक्षा करना किसका कार्य था? आंसर खंड रक्षा स्थानाधिपति। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक बसंत देव के द्वारा कराया गया था, जबकि पद्मदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान दिया गया था। ध्यान रखना, जोशीमठ में भूदशाओं की घटना हुई तो जब बद्रीनाथ जाते हैं तो जोशीमठ से होते हुए जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले क्या करते हैं? नरसिंह देवता के मंदिर को दर्शन करते हैं, जितने भी यात्री होते हैं। ठीक है। उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बसंत देव द्वारा करवाया गया। इसके द्वारा अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो मैं यहां से बनाता, ये वाला क्वेश्चन बनाता। क्या बनाता? ठीक है। बाकी पद्मदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर को भूमिदान दिया गया। ठीक है। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था। यानी जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता मैं, आंसर कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजाओं के द्वारा कराया गया। कार्तिकेयपुर राजवंश के ईस्टगण के शासन काल में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 एडी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। क्या कर दिया? तो बहुत ज्यादा आयु में नहीं गए आदि गुरु शंकराचार्य, बहुत छोटी आयु में, युवा अवस्था में ही चले गए। और जाना भी था भाई, उस जमाने में कोई ऐसा साधन तो थे नहीं। दक्षिण भारत, केरला, कलाडी ग्राम से नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रखा है एक बालक, वहां से चला, चलते चलते सबसे शास्त्रार्थ करना, सबको क्या करना, क्योंकि ज्ञान मार्गी थे ना, सबको शास्त्रार्थ में हराना। और उसके बाद क्या, जगह जगह मठों की स्थापना करना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और फिर उत्तराखंड हाई एल्टीट्यूड, पता नहीं कैसा रहा होगा उस जमाने में। अभी यात्रा में, अभी इतनी सुविधाओं के बीच में ही कई 100 बढ़ जाते हैं, क्या करके एल्टीट्यूड लग जाती है किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, कोई डिप्रेशन में ही, क्या वो जो वीडियो देख देख के पत्थर गिर रहे, है ना, ये सब चीजें हैं। तो उस जमाने में तो पता नहीं कैसा रहा होगा। तो केदारनाथ में जाना, फिर मंदिर का निर्माण करवाना, वहां पर मंदिर भी छोटा मोटा नहीं है भाई, उत्तराखंड के हिसाब से बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है। बद्रीनाथ में जाना, कोई गाड़ी से थोड़े गए, बस से या हेलीकॉप्टर से, पैदल गए होंगे। कैसे गए होंगे? पैदल गए होंगे। 820 एडी में केदारनाथ में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मंदिर के पीछे उनकी समाधि थी, वहां पर अब एक पत्थर है जिसने मंदिर को बचाया। कब? जब बाढ़ आई। ठीक है। इसके बाद में कराऊंगा आपको या तो चंद वंश कराऊंगा या परमार कराऊंगा। ठीक है।